हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी स्फीयर में। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ, शानदार और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जो रहने वाली है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी की। चूँकि जो शिक्षण से संबंधित कोर्स होते हैं उन सभी में शिक्षण शास्त्र एवं मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है, और जो जितने भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं टीचिंग के लिए उन सभी में इस विषय को पूछा जाता है। आज हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उन सभी साथियों को इस क्लास से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जिन्होंने यूपी टेट 2026 में अपना फॉर्म भरा है। उन्हें इस क्लास से काफ़ी मदद मिलेगी एग्ज़ाम का पैटर्न समझने में और पेपर को हल करने में, क्योंकि यूपी टेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अत्यधिक मात्रा में रिपीट होते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी जॉन मेयर, ऑप्शन सी गार्डनर, ऑप्शन डी गोलमैन। पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गार्डनर। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया है और इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर कई प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया हैज़ डिफ़िकल्टी इन? ऑप्शन ए व्यक्त करने में, ऑप्शन बी खड़े होने में, ऑप्शन सी बोलने में, ऑप्शन डी पढ़ने अथवा बर्तनी में। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पढ़ने अथवा बर्तनी में। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है। इसके कारण बच्चे शब्दों को साफ पढ़ नहीं पाते हैं और उन्हें वे शब्द उल्टे या अक्षर उनमें आगे पीछे समझ में आते, जिस कारण उन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा के शिक्षक की भूमिका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम? इस प्रश्न में पूछा गया है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक है उससे क्या नहीं करना चाहिए। समावेशी कक्षा क्या होती है पहले तो ये समझते हैं। समावेशी कक्षा वह कक्षा होती है जिसमें सभी प्रकार के छात्र पढ़ते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग और सामान्य बालक भी, प्रतिभावान बालक भी। ऐसी कक्षा को समावेशी कक्षा कहते हैं। और इस कक्षा में जो टीचर है वो सभी छात्रों के प्रति समान भाव रखते हैं और उन्हें सीमित साधनों के अंदर उनके सभी गुणों को निखारने का प्रयास करते हैं। किसी भी छात्र को हतोत्साहित नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जी हाँ, बच्चों को समावेशी कक्षा में प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी, शिक्षक को सीखने में अक्षम
को अतिरिक्त समय देना चाहिए, अर्थात जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, जिन्हें समझने में परेशानियां हो रही हैं, उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा 1 आवर या 2 आवर देकर उन्हें पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन डी है, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि इस प्रश्न में पूछा गया शिक्षक की क्या भूमिका नहीं होनी चाहिए समावेशी कक्षा में। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह भूमिका बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अतः ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। इन द क्लास क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए, प्रेरित करना चाहिए, शुड बी एनकरेज्ड। ऑप्शन बी, रोक देना चाहिए, शुड बी स्टॉप्ड। ऑप्शन सी, अनुमति नहीं देनी चाहिए, शुड नॉट बी अलाउड। ऑप्शन डी, हतोत्साहित करना चाहिए, शुड बी डिस्करेज्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ना कि रोक देना और हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है। ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू। ऑप्शन ए, सामाजिक विकास से, सोशल डेवलपमेंट से। ऑप्शन बी, भावात्मक विकास से, इमोशनल डेवलपमेंट से। ऑप्शन सी, नैतिक विकास से, मॉरल डेवलपमेंट से। ऑप्शन डी, शारीरिक विकास से, फिजिकल डेवलपमेंट से। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शारीरिक विकास से। वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से ही संबंधित होती है। सीडीपी में 2 टर्म आते हैं, एक आता है विकास, एक आता है वृद्धि। वृद्धि अर्थात ग्रोथ, विकास अर्थात डेवलपमेंट। विकास वृद्धि को अपने अंदर समाहित करता है। वृद्धि जो है, वृद्धि केवल शरीर से संबंधित होती है, जैसे कि हाइट बढ़ना, मोटापा और दाढ़ी मूंछ आना, लड़कियों में टीनेज के टाइम पे चेंजेस होना, ये सारी चीज़ें वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो विकास है, विकास निरंतर चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, और इसमें वृद्धि भी शामिल है। वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाती है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, और विकास सभी पक्षों में होता है। सामाजिक पक्ष में भी होता है, भावात्मक पक्ष में भी होता है, नैतिक पक्ष में भी होता है, और सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, वे सभी भी विकास के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है। और लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, हु सेड इट। ऑप्शन ए, गिलफोर्ड। ऑप्शन बी, स्किनर। ऑप्शन सी, क्रो एंड क्रो। ऑप्शन डी, वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। गिलफोर्ड का कहना है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन नए नए अनुभव एकत्रित करता है। इन नए अनुभवों से उसे व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। इस प्रकार नए अनुभव एकत्रित करना तथा इनसे व्यवहार में परिवर्तन आने की प्रक्रिया ही अधिगम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है,
समस्या समाधान का प्रथम चरण है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑप्शन ए समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ऑप्शन बी परिकल्पना का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ऑप्शन सी परिकल्पना का निर्माण और फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ऑप्शन डी आंकड़ा संग्रह, डाटा कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है ऑप्शन ए समस्या की पहचान। समस्या समाधान करने हेतु किसी भी समस्या का समाधान करने हेतु सबसे पहले हमें उस समस्या के बारे में तो पता होना चाहिए। इसी कारण समस्या से समाधान तक पहुंचने के स्टेप में पहला जो स्टेप है वो समस्या की पहचान है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जब लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। बच्चों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होता है? ऑप्शन ए बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रन विल टेक प्लेस जब शिक्षण, ऑप्शन बी जब शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। टीचिंग सिस्टम विल बी ऑटोक्रेटिक। ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को नियंत्रित रखेगा। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को नियंत्रित रखेगा। टीचर विल लीड द लर्निंग प्रोसेस एंड कीप द चिल्ड्रन पैसिव। ऑप्शन डी है पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। एम्फेसिस विल बी ओनली ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का जब विकास होगा अधिगम तभी सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। अधिगम ऐसे वातावरण में कभी प्रभावशाली नहीं होगा जहाँ पर एकाधिकारवादी सोच हो, ऑटोक्रेटिक शिक्षा व्यवस्था हो, और ना ही वहाँ पर जहाँ पर बच्चे को निष्क्रिय रखा जाए और शिक्षक ही सब कुछ करके दिखाए। ऐसे वातावरण में कभी भी बालकों का अधिगम प्रभावशाली नहीं होता है। ऐसे वातावरण में बालक निष्क्रिय रहेगा। जब बालक निष्क्रिय रहेगा तो वो नए ज्ञान का निर्माण स्वयं कभी नहीं कर पाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? Which step is prominent in the syntax of teaching model of memory level and understanding level? ऑप्शन ए अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन। ऑप्शन बी प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। ऑप्शन सी तैयारी, प्लानिंग। ऑप्शन डी सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में सामान्यीकरण सोपान उभयनिष्ठ है। सामान्यीकरण सोपान क्या होता है? सामान्यीकरण सोपान में मूर्त एवं विशिष्ट दिखाई देने वाली और यूनिक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और इनके आधार पर बच्चे व्यापकीकरण अथवा सामान्यीकरण करना सीख जाते हैं। सामान्यीकरण क्या है?
सामान्यीकरण अवधारणाओं में मतभेद कर बच्चा विभेदीकृत अवधारणाओं को उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है। इस प्रक्रिया को सामान्यीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा पहले विभिन्न वस्तुओं जैसे मनुष्य, स्त्री, जंतु, पक्षी इत्यादि का अंतर समझता है और तत्पश्चात इन विभेदीकृत अवधारणाओं की एक व्यापक अवधारणा बना लेता है। इस प्रकार विभिन्न अवधारणाओं का एकीकरण व्यापकीकरण कहलाता है। इसे ही सामान्यीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। स्मृति एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में सामान्यीकरण सोपान उभयनिष्ठ है। होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके काफ़ी डाउट क्लियर किए होंगे और आपको पढ़ने में काफ़ी इससे मदद मिली होगी, प्रैक्टिस में इससे मदद मिली होगी। दोस्तों, जो हमारा यूपी टेट है वो सी टेट से काफ़ी अलग होता है। यूपी टेट में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अत्यधिक आते हैं। मेमोरी बेस्ड से मतलब है रट्टा मारने वाले क्वेश्चन, और जबकि सी टेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग क्लास में जाकर बच्चों पर अप्लाई करेंगे, उन पर लागू करेंगे। जैसे कि कोई सिचुएशन, सी टेट के क्वेश्चंस में कोई सिचुएशन दे के उसके आधार पर प्रश्न पूछना, जबकि यूपी टेट में ऐसा नहीं। यूपी टेट में किसी थ्योरी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आंसर बिल्कुल सटीक होता है, उसमें 4 आंसर नहीं होते हैं, उससे केवल एक ही आंसर एकदम परफेक्ट और सही आंसर होगा। लेकिन सी टेट में क्या होता है, सी टेट में एक ही प्रश्न के कई सारे उत्तर होते हैं और उन सभी उत्तर में से भी एकदम परफेक्ट, जो उस सिचुएशन के आधार पे जो परफेक्ट आंसर है, हम सभी को उसे सिलेक्ट करना होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।